नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी कमजोर शुरुआत की है, 200 अंकों की गिरावट आज सुबह यहां पर दिखाई दे रही है। 21,860 के नीचे ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स 23 अंक कमजोर है। नास्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाले तो लाल निशान में, या फिर भी कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। दमदार प्रदर्शन तो जापानीज मार्केट निके में है, जो कि अब तकरीबन 600 अंक मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी जितने मार्केट हैं उनमें हल्की फुल्की सुस्त आधे से 1.5% की कमजोरी के साथ ही शुरुआत होती दिख रही है। पस्त तो कल कमोडिटी मार्केट हुआ है। कच्चा तेल, सोना चांदी, मेटल सब में चौतरफा गिरावट दिखी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जिस तरह का मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, उसके पीछे कारण क्या है, पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। ऐसा क्या हो गया? मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई कमेंट आया है, क्यों रिएक्ट किया सर? फेड ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है, उसका इम्पैक्ट है। थोड़ा वैसे भी अच्छी खासी तेजी बाजारों में बन रही थी, थोड़ा मुनाफा वसूली के मूड में है, उसके बाद कमेंट्स ने थोड़ा मूड और बिगाड़ दिया। तो दोनों फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि एक तो ग्लोबल कमजोरी है, दूसरा ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। एडीआर कल काफी शार्प गिरावट दिखा चुका था, तो उसका भी रिएक्शन है। तो सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स नहीं है जो इस समय गिफ्ट निफ्टी की आपको वीकनेस एक्सप्लेन कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर कल गिरा है उसका भी इंपैक्ट आपको दिखेगा। बट नॉनदलेस ग्लोबल संकेत कमजोर है। हालांकि जापान के बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं, वो तो खैर अपनी चाल में आजकल चलते हैं, बट बाकी ग्लोबल बाजार से आपके लिए कमजोर संकेत ही इस समय आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर में चीन की जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। 2023 में 5.2% की बढ़त का अनुमान है, और पिछले क्वार्टर Q4 में 5.3% की बढ़त का अनुमान है। तो थोड़ी देर में चीन का जीडीपी डेटा आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटिमेंट के लिहाज से भी कल ऑलरेडी खबरें चली थी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि $139 बिलियन का स्टिमुलस चीन ला सकता है, तो उस पर भी नजर बनी हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए जहां पर हमें इंतजार करना है। बट कल फेड के एक सदस्य हैं क्रिस्टोफर वॉलर साहब, उन्होंने कमेंट्स दिए और उन कमेंट्स ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। इनका कहना है कि रेट कट्स आएंगे, बट रेट कट शुरू होने में वक्त लगेगा। जो बाजार ने इस समय अनुमान लगा दिया है कि मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाएंगे, वो फिलहाल गारंटी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की स्थिति इस समय मजबूत है, लेबर मार्केट मजबूत है, इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जल्दी से जल्दी फेड रेट कट शुरू करे। इन्फ्लेशन भी अपनी गति से कम आने के संकेत दे रहा है, तो कोई ऐसी इमीडिएट नीड नहीं है कि फेड को जल्दी से जल्दी रेट कट शुरू करने चाहिए। आराम से डेटा को देखकर, पॉलिसी को देखकर फेड रेट कट शुरू कर सकता है। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हां, 2024 में रेट कट्स आएंगे, बट कोई ऐसी अर्जेंट नीड नहीं है रेट कट शुरू करने की। फेड अपनी गति से डेटा को देखकर कंफर्टेबल होकर ही रेट कट करेगा, और इकोनॉमी में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इमीडिएटली रेट कट करने की जरूरत है। तो इन कमेंट्स के बाद बाजार का मूड आपको थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा। साथ ही हमने देखा जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 4% के ऊपर गई है, तो उसका इंपैक्ट है। 4% के आसपास ही ये ट्रेड भी कर रही है, तो वहां से थोड़ा इंपैक्ट आया है। जो मार्च रेट कट का अनुमान था उसमें करीब 10% की कटौती हुई है। कल ये अनुमान 75% का था, इन कमेंट्स के बाद ये अब 65% हो गया है। तो थोड़ा इन्होंने जो रेट कट्स की उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरा है, ये कहकर कि रेट कट्स आएंगे, बट जल्दी शुरू करने की कोई जरूरत इन्हें अभी नहीं दिख रही है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार कल जब हम बंद हुए थे तो ऑलरेडी कमजोरी के संकेत दे रहे थे। 250 अंक नीचे उस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, उसके सामने करीब 225 अंक डाउ गिरकर बंद हुआ, तो लगभग अनुमान मुताबिक गिरा है। थोड़ा इन कमेंट्स का भी आपने असर आते हुए देखा ही है। नास्डैक वैसे आप कह सकते हैं 6 दिन की बढ़त के ट्रेंड पर कल ब्रेक लगाए, बट हल्की गिरावट थी, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी। ज्यादा गिरावट कल ब्रॉडर मार्केट्स में आई है। S&P 500 करीब 0.4% नीचे था। रसल 2000 में करीब 1.25% की गिरावट देखी। जो स्मॉल और मिड कैप एरिया है वहां पर कल ज्यादा आपने गिरावट आती हुई देखी है। फ्रंट लाइन में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था। एप्पल में थोड़ी कमजोरी थी, बट उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट मजबूत था, तो उसने नास्डैक को बैलेंस आउट कर दिया। बैंक शेयर्स में आप देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन उतार चढ़ाव बना रहा, क्योंकि कुछ और दिग्गज बैंक्स के नंबर्स ने कल बाजार पर रिएक्शन दिया है। मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स आए थे, थोड़े मिले जुले, थोड़े नरम रहे थे, वहां पर हमने 4% से ज्यादा की गिरावट देखी है। उसके सामने गोल्डमैन सैक्स के नतीजे ठीक ठाक रहे, वहां पर 0.5% की बढ़त आपने देखी है। पीएनसी, जिसके ऑफ कोर्स आपको याद होगा पिछले साल बैंक क्राइसिस में बड़ा नाम था ये, उसके भी नंबर्स आए थे, थोड़े मिले जुले रहे, तो ये स्टॉक सपाट बंद होते हुए दिखा। तो एसेंशियली बैंक नंबर्स लगातार दूसरे दिन डोमिनेट कर रहे थे, और मॉर्गन स्टैनली में 4% की गिरावट थी। ये भी एक्सप्लेन करता है कि डाउ में आपने कल ज्यादा वीकनेस क्यों आते हुए देखी है।
इसके अलावा आज दिसंबर रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर बाजार की नज़र बनी रहेगी। 0.4% की बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहे हैं बाजार। यूरोप की बात करें तो 1/4 से आधे % की गिरावट रही। आज यहाँ पर सीपीआई डेटा आने वाला है तो उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। यूके से भी थोड़ा डेटा आएगा तो इंपॉर्टेंट डे आज यूरोप के लिए भी रह सकता है। और जैसा आपने कहा, कमोडिटी बाजार में भी बड़ा एक्शन है। ऑलरेडी डॉलर पिछले कुछ दिनों से मजबूती के संकेत दे रहा था। क्रिस्टोफर वॉलर साहब के कमेंट्स के बाद थोड़ा और ऊपर गया है तो 103 के पार डॉलर इंडेक्स है एक महीने की ऊंचाई पर। इसकी वजह से कमोडिटीज में चौतरफा गिरावट आपने देखी है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन आपने कमजोरी देखी है, $78 के नीचे ब्रेंट आ चुका है। नेचुरल गैस में कल 7% की गिरावट आई। जो हीटिंग डिमांड है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना स्टॉर्म के बाद बाजार अनुमान लगा रहा था। साथ ही ऑयल और गैस यहाँ पर 1 से 1.5 माफ कीजिएगा, ऑयल एंड गैस के अलावा सोने और चांदी में भी आपने कल कमजोरी देखी है। 1 से 1.5% सोना और चांदी कल फिसले हैं। एल्यूमिनियम छोड़कर बाकी बेस मेटल्स में भी गिरावट आई है। तो ओवरऑल कमोडिटीज और साथ ही इक्विटीज के लिए कल परेशानी वाला दिन था। थोड़ा अर्निंग्स का रिएक्शन था, बट मोर इंपॉर्टेंट ये जो फेड सदस्य के कमेंट्स आए हैं उससे भी बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिखा है। चलिए, तो अब जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं उसमें हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह के क्यूज आज हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे हैं और कल हमने जैसी क्लोजिंग की है, क्या लगता है सर आज भी प्रेशर जारी रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या करना है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत दोनों तरफ से खराब है, हमारे अपने भी और दुनिया भर के बाजारों के भी। अमेरिका में कमजोरी रही, वैसे तो अनुमान था ही 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कमजोरी होती हुई दिखी है। तो अच्छी तेजी के बाद, लंबे वीकेंड के बाद जब अमेरिकी बाजार खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल वहां पर है। दूसरी फैक्टर जो हमारे यहाँ नेगेटिव है वो ये कि कल के सेशन में एफआईज ने कैश मार्केट में थोड़ी खरीदारी की है 650 करोड़ की, लेकिन एफएनओ में थोड़ा सा बेचा है हल्का फुल्का। लोकल फंड ने भी हाथ रोका है। तो ये डेटा मिले जुले है। लेकिन तीसरा जो आज के लिए बड़ा फैक्टर है नेगेटिव साइड पर, वो है एचडीएफसी बैंक के नतीजे, और नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। आज एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी बाजार को नीचे खींचने का काम करेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि बचाएगा कौन। तो आपको फिर से आज आईटी शेयरों की जरूरत पड़ेगी और काफी हद तक सरकारी कंपनी की। अगर पीएसयूज और आईटी ये दो मिलकर बचा दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मामला थोड़ा गड़बड़ है। और मामला गड़बड़ निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर है। और आपको याद होगा कल भी हम बैंक निफ्टी पर किसी भी तरह से एक डायरेक्शनल कॉल लेने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखना चाहते थे। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में आज बड़ा कट आने की आशंका है ही, और वो बैंकिंग शेयरों को भी थोड़ा सा आज नीचे खींचेगा। तो मेरा ये समझना है कमजोर शुरुआत होगी, और ये कमजोर शुरुआत में आप 21,825, 21,925 इस रेंज को मजबूत सपोर्ट के तौर पर देखेंगे। उस रेंज में आने पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 22,100, 22,150 अब आपके लिए एक अच्छी खासी रुकावट का लेवल आपके सामने नजर आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं थोड़े से दूर के लेवल दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ही फोकस करना है, और वो है 47,150 से 47,350 का लेवल है, जहां तक बैंक निफ्टी आजकल में फिसलने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए अगर खरीदना है तो। 48,300, 48,500 ये आपके लिए रुकावट की जगह है, और उसको पार करके टिक पाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तो इन लेवल से इन रेंज पे रखें नजर। दो पार्ट में अपने आज के मार्केट को बांट दीजिए, एक और बैंक और बैंकिंग शेयर और बैंक निफ्टी जो कमजोर रहेंगे, दूसरी ओर निफ्टी जो थोड़ा बैंक निफ्टी के मुकाबले में कमजोर रहेगा, और सेक्टोरल रोटेशन के तौर पर कुछ और आपको मजबूत होता दिखेगा, जिसमें हो सकता है आईटी और पीएसयू थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश करें। जी धन्यवाद सर बताने के लिए कि कहां पर किन किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर रखनी है नजर, एंड ऑफ कोर्स आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी ये भी सुझाने के लिए धन्यवाद। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा। दिसंबर तिमाही के नतीजे तो आ ही रहे हैं, किन कंपनियों के तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट आए हैं, सारी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। पहले तो कंपनियों के जो दिसंबर के तिमाही नतीजे आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, नतीजों में सबसे पहले अगर आप बात करें एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आपको कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। एनआईएल हालांकि अगर आप देखें तो 24% बढ़कर आया है, पर वो कि जो कि अनुमान था उससे कम आता हुआ दिखा है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग 33% बढ़कर आया है। प्रोविजंस में 50% की आपको बढ़ोतरी दिख रही है, और निम्स की अगर आप बात करें क्योंकि लगभग फ्लैट आते हुए दिखे हैं। एलटीटीएस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले आय में लगभग 1.5% की बढ़ोतरी है।
डॉलर आई की बात करें वो 0.9% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन 17.1% से बढ़कर 17.2% पर आए हैं, पर अनुमान 17.5% का था। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो जो हमारा अनुमान था उसके आसपास ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम अर्न्ड में 13.5% की बढ़ोतरी है, मुनाफा 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर आप कंबाइंड रेशियो की बात करें तो कंबाइंड रेशियो 104.4% से गिरकर 103.6% पर आता हुआ दिखा है। गोवा कार्बन, यहाँ पर आपको अगर नतीजे देखें आए तो लगभग 35% के आसपास गिर कर आती हुई दिखी है, पर मार्जिन्स में बड़ी बढ़त दिख रही है। 10.8% से बढ़कर 17.2% पर आते हुए दिखे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 50% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 62% से बढ़कर 69% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में क्रेडो ब्रांड्स, यहाँ पर आय 16% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 35.6% से गिरकर 34.4% पर आते हुए दिखे। ओके, ये तो जो नंबर्स आए हैं उनका विश्लेषण अरमान ने आपके सामने रख दिया, लेकिन अरमान और कौन कौन सी खबरें हैं माफ कीजिएगा जिसके दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आज नतीजे भी हैं। निफ्टी में एशियन पेंट्स और LTI माइंट्री के नतीजे हैं। F&O में ICICI प्रू, OFSS के नतीजे हैं। सोम डिस्टलरीज, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ कंपनी का नाम बदलने और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नज़ारा टेक, DB रियल्टी, RPSG वेंचर्स, बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, राइट इशू इनका ओपन होगा। आइनॉक्स इंडिया, यहाँ पर 50% का IPO लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, रिकॉर्ड डेट है। धामपुर शुगर मिल्स में, जहाँ पर बायबैक ऑफ शेयर्स है। और इंडिया और अफगानिस्तान का तीसरा T20 है वो भी होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स में मेडी एसेट हेल्थ केयर, जिनका आज लास्ट डे है, डे 2 तक सब्सक्रिप्शन 1.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 1.7 टाइम्स और NII की बात करें तो 1.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में IEX, जहां पर जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बात में ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने कहा है कि मार्केट कपलिंग जल्द होगी लागू। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, यहाँ पर Q3 में यूनिट बिक्री लगभग 14.8% बढ़कर आती हुई दिखी है। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, मंथली ट्रैफिक का डेटा आया है जिसमें कुल पैसेंजर ट्रैफिक लगभग 15% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वही एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स की बात करें वहाँ पर 8% की बढ़ोतरी है। PNC इंफ्रा, इनको MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लगभग 1175 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। और अंत में गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कंपनी ने बेंगलुरु में एक अतिरिक्त 1 एकड़ जमीन खरीदी है। प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डेवलप करने के लिए जमीन खरीदी गई। चलिए, तो ये भी कुछ खबरें जिन पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि आज बाजार की ट्रेडिंग के दौरान यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आज और भी बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं, लेकिन हमारी नजर रहने वाली है निफ्टी में एशियन पेंट्स के नंबर्स पर। क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे नंबर्स आ सकते हैं, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। कोई रंगारंग नंबर्स देखने को मिलेंगे या क्या है एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल, हर घर कुछ कहता है क्योंकि फेस्टिव सीजन था तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाली है। और अनुमान भी यही है कि इस बार कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखेंगे। आए देखें तो 7% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे, कामकाजी लेवल पे 23% की मजबूत ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन में भी आपको दिखेगा सुधार, 19% से सुधर के 21% के मार्जिन और मुनाफा भी देखें तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी। वॉल्यूम ग्रोथ पर रहती है नज़र, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो 12 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ आपको इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। ग्रॉस मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, लागत कम होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपको इस तिमाही में आते हुए दिखेगा। फेस्टिव सीजन, कंपनी का जो बेस है वो लो है। वेडिंग सीजन और रियल एस्टेट में जो सुधार हम देख रहे हैं मांग में, उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में आती हुई नजर आएगी। हालांकि जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स है वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे चल के मार्जिन्स और वॉल्यूम ग्रोथ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 12 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे और मार्जिन्स में एक्सपेंशन की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो अब नजर रहेगी कि किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, ऑफ कोर्स कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। धन्यवाद आपकी अपडेट के लिए नुपुर। चलिए, अब मार्केट एक्सपर्ट की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए आज कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे रहेगी नजर? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो रोल कर रहा है हायर जोन पे। कल एक नए लाइफ टाइम लेवल्स भी हमने टच किए और ऐसे में जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो ये एक इंडिकेशन है कि पूरे बाजार में बाइंग देखने को मिल रही है सेक्टर स्पेसिफिक। तो मेरा पहला पसंदीदा काउंटर यहाँ रहेगा ऑयल इंडिया पे।
स्टॉक ने एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं 3 हफ्तों के एक नैरो बैंड में कामकाज करा था और इसने एक काफी अच्छा सपोर्ट लिया है 360 के आसपास और वहां से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो ये मूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एक जो ये प्राइस वॉल्यूम सर्ज का मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। तो 410 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं 410 के 388 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरा पहला पिक है। दूसरा पिक है टाइटन पे। कंजम्पशन पे काफी एक अच्छा एक पिकअप होते हुए दिख रहा है मोमेंटम। और टाइटन में हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के सेशन में काफी एक अच्छा पुल बैक मूव दिया, यानी कि बुल्स का एक जो सपोर्ट जोन पे काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है, जो कि एक इंडिकेशन कर रहा है कि नेक्स्ट वीक जो एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। इसमें काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो ये स्टॉक जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे। काफी दिनों के एक कंसोलिडेटिव बैंड से निकला है, तो यहाँ पे तेजी एक्सपेक्टेड है। 3900 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 3685 के एक स्टॉक के साथ। शिवांगी 3685 आपने कहा, राइट? 3900 के टारगेट और 3685 के। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑयल इंडिया, टाइटन, ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आप रखिएगा आज नजर। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चौतरफा गिरावट दिखी, हमारे यहाँ भी सुस्त एक्शन ही था। कच्चे तेल में आज क्या करना है? नमस्कार नेहा जी। बिल्कुल कच्चे तेल में एक दायरे का कल कारोबार देखने को मिला था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक दायरे में ही कारोबार बना हुआ है। कच्चे तेल में जो दायरा है वो 5880 से 6160 का एक बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि आज के सत्र में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 5920 के स्तर पर मिले तो वहाँ बाय करके चलना चाहिए। 5845 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 6100 तक का रखा जा सकता है। और सोने चांदी में आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या रणनीति अपनाएं? सोने और चांदी में डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते एक दबाव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे चाइनीज स्टिमुलस के चलते बेस मेटल्स में थोड़ा सुधार है, तो उसके चलते चांदी में निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सोने के बनिस्बत चांदी में यहाँ 71,800 पर बाई की सलाह रहेगी। 71,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 72,700 का रखना होगा। ओके, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां कहां पर रखनी है नजर और क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर क्या राय बन रही है। अरमान के पास है पूरी डिटेल, सीधा चलते हैं उनके पास। अरमान, मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले HDFC बैंक की बात करें। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 2110 का। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 1900 का। जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट घटा रहे हैं 2100 से घटाकर 2000 का टारगेट कर रहे हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात करें, मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट, टारगेट रख रहे हैं 1750 का। जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं बाय, टारगेट रख रहे हैं 1730 का। गोल्डमैन सैक्स की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 1475 से बढ़ाकर 1500 का टारगेट कर रहे हैं। LTTS, यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स है। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 4600 का। और JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 5800 का। और अंत में सिटी की बात करें, यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं सेल को, पर टारगेट घटा रहे हैं 4100 से घटाकर 4065 का टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर रिपोर्ट्स निकल कर आई है और हमारी भी नजर रहने वाली है इस पर। अरमान, धन्यवाद पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।